ऑलराइट, सो आई हैव बिन प्लानिंग टू डू समथिंग जो कि डूम्सडे से पहले हमको वो जो पुराने एमसीयू के ग्लोरी डेज थी उनकी याद दिलाए। एंड आई एडमिट, मुझे ऐसा लगा था कि जो हम टाइमलाइन वाले वीडियोस कर रहे हैं उसके थ्रू वो चीज रिलिव कर पाएंगे, बट एक्चुअली नो। इसके थर्ड वीडियो से आई काइंड ऑफ स्टार्टेड टू रियलाइज कि शायद हम उस बात को उतने अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं और बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली गिविंग टाइम फॉर द मोमेंट टू शाइन। तो मैंने सोचा कि टाइमलाइन से बेटर तरीका तो बस यही हो सकता है कि हम मूवीज के बारे में स्पेसिफिक तौर पे बात करें। एंड देन आई थॉट ऑलराइट, व्हाई नॉट। मतलब डूम्सडे रिलीज होने से पहले हमारे पास कम से कम 15-16 महीने हैं एंड इतने में अगर हम एमसीयू के सारे प्रोजेक्ट को कवर करना शुरू करेंगे तो अगर हफ्ते में एक भी पकड़ के चलो तो हम इसे कर सकते हैं। मतलब इट कैन बी डन। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एमसीयू की वो पुरानी ग्लोरी डेज वाली पूरी चीज को रिविजिट किया जाए एंड थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिकैप भी हो जाएगा और इस पूरी सीरीज को हम एक एक मूवी के थ्रू हफ्ते में एक एक वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अब तुम लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं है तो मे बी विल थिंक अबाउट स्टॉपिंग एंड मूविंग ऑन टू समथिंग एल्स। लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज समथिंग जो मैं काफी लंबे टाइम से सोच रहा था। मतलब पहले टाइमलाइन थी बट देन आई थॉट इट हैड इट्स ओन प्रॉब्लम्स, तो इसी वजह से आई हैव कम अप विद दिस। अगर तुमको लगता है कि कैसा लगा जो भी है मुझे बताना। फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूं वहां से जहां से इस पूरी चीज की शुरुआत हुई थी, मतलब आयरन मैन 1। ये एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मार्वल और पता नहीं कितने सारे लोगों के लिए इतने सारे दरवाजे खोलने वाला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। एंड सरप्राइजिंगली इस पूरी मूवी की स्टार्टिंग होती है डिज्नी के नहीं बल्कि पैरामाउंट के लोगों के साथ। हाँ, वही स्टूडियो जो भी टॉप गन मैवरिक, मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज बनाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब आयरन मैन और मार्वल की स्टार्टिंग वाली मूवीज रिलीज हुई थी तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था पैरामाउंट स्टूडियोज ने। इसको डिज्नी ने आई थिंक 2009 या 10 में एक्वायर किया। तो स्टार्टिंग होती है जहां पर हम आरडीजे के टोनी स्टार्क को पहली बार देखते हैं जो कि एक आर्मी के कॉन्वॉय में बैठा हुआ है, एक हमवी में है जिसको फन वी कहना पसंद करता है और वहां पे जितने भी सोल्जर्स हैं उनके साथ काफी अच्छे से जेल कर लेता है। इसके हाथ में दारू का ग्लास है। मतलब इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही टोनी स्टार्क की एक बहुत ही बड़ी चीज जो कि कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करती है उसको रेफरेंस देना शुरू कर दिया था, जो कि है अल्कोहल। मतलब कॉमिक बुक्स में टोनी स्टार्क काफी ज्यादा एडिक्ट हो जाता है अल्कोहल का और उसके एक पूरे आर्क का नाम है डीमन इन ए बॉटल। ऑल्दो इसको आयरन मैन 2 में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया गया था बट पूरी तरह से नहीं। खैर, इनका कॉन्वॉय थोड़ा आगे बढ़ता ही है कि तभी उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है। टोनी उन मिसाइल से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो एक के बाद एक मरने लगते हैं who are actually responsible to protect him। अब टोनी भाग के थोड़ी आगे पहुंचता है, अपना एक बहुत ही एडवांस टाइप का फोन निकालता है जो एक्चुअली 2008 के हिसाब से तो काफी हाई टेक था। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को भी फोन घुमा पाए उसके सामने उसी के स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक मिसाइल आके गिरती है जो कि ब्लास्ट होती है। उसके अंदर का श्रैपनल टोनी के आर्मर को पियर्स करता हुआ उसके चेस्ट में जाता है। अब ये पूरा अटैक करवाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल था 10 रिंग्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम आयरन मैन 3 में और अच्छे से एक्सप्लोर होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर तुम लोग इसको पूरा फॉलो कर रहे हो, जो कि कर ही रहे होगे, तो ये 10 रिंग्स वाला ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में मैंडरिन या फिर एल्ड्रिच किलियन का नहीं है। ये ओरिजिनल वेनवू जो कि शैंग-ची के पिताजी हैं उनके 10 रिंग्स हैं जिन्होंने टोनी स्टार्क को पकड़वाने का काम किया। ऑल्दो आई एम प्रिटी श्योर कि मार्वल ने अपने प्लान्स और आइडियाज को उतना आगे तक फिगर आउट नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे सोचने की कोशिश करते हो तो एल्ड्रिच किलियन वाज नोवेयर अराउंड इस टाइम तक। मतलब वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में ही था तो वो अपनी नकली 10 रिंग्स बनाने से तो रहा। तो फिर इसका एक ही प्रोबेबल सोल्यूशन है एंड दैट इज वेनवू। तो इस मोमेंट पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत सेटअप करने की कोशिश करी जाती है। काफी क्रिस्प तरीके से हमको बता देते हैं कि टोनी स्टार्क इज वन ऑफ दोस प्रोडिजी चिल्ड्रन जो कि एकदम जीनियस होते हैं एंड दे आर एक्चुअली टू बिग फॉर देयर बॉडीज एंड माइंड्स। तो बस टोनी स्टार्क वही था, जीनियस, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट, और उसने समय से पहले अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर लिया। काफी ऐसे ऐसे आविष्कार किए व्हिच वुड हैव मेड हिज मदर एंड फादर प्राउड, लेकिन वो जिंदा नहीं बचे। ये बताया जाता है कि 1991 के कार क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर भी एक हल्का सा ट्विस्ट है लेकिन वो किसी और मूवी में पता चलेगा। तो टोनी स्टार्क को एपोजी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है बट ही इज नॉट देयर। वो कसिनो में अपना जुआ हुआ खेलना ज्यादा पसंद करता है तो वहां पर उसका दोस्त रोडी आकर के उसको कन्फ्रंट करता है, कहता है तो उसको वहां आना चाहिए था। टोनी स्टार्क डज नॉट टेक एनीवन सीरियसली और वो रोडी की बात को बस हवा में उड़ाकर ओबेडाय स्टेन से अवार्ड कलेक्ट करवा के जिसको किसी दूसरे रैंडम आदमी के हाथ में पकड़ा के वहां से निकल जाता है। बट बाहर पहुंचते उसकी मुलाकात होती है क्रिस्टीन एवरहार्ट नाम के एक रिपोर्टर से। इस रिपोर्टर को एमसीयू की आगे भी कुछ मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन हाँ, यहाँ पर टोनी स्टार्क डज एवरीथिंग दैट ही कैन सिर्फ अपने मुंह से
to get himself laid. और ये सीन आज की मार्वल मूवी में देख पाना काफी मुश्किल है। मैं मानता हूं कि इटर्नल्स में they did try to push some boundaries, लेकिन वो एक ही बार हुआ बस। देन हमें ये पता चलता है कि पेपर पॉट्स एक्चुअली टोनी स्टार्क की पर्सनल असिस्टेंट है, जो उसके सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, यहाँ तक कि उसके वन नाइट स्टैंड्स जो होते हैं उनकी ड्राई क्लीनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो काम वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर भी लेती है। वो टोनी को कन्फ्रंट करती है, जो एक नई गाड़ी के इंजन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और उसको बताती है कि तुमको अफगानिस्तान जाना है, जिसके लिए टोनी काफी बहाने मारता है बट इवेंचुअली एंड्स अप गोइंग। इस फ्लाइट में उसका जिगरी दोस्त कर्नल जेम्स रोड उसके साथ में है, थोड़ी बहुत दारू पीते हैं, वहां पहुंचते हैं। टोनी स्टार्क जेरिको नाम की एक मिसाइल को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, विच इज एक्चुअली प्रीटी बैडएस। नाउ बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी। मतलब टोनी स्टार्क को वो 10 रिंग्स ने कैप्चर कर लिया है, वो लोग उसको एक गुफा में डाल देते हैं। वहां पर ही हैज नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। जब वो जागता है तो उसकी चेस्ट में एक ऐसा डिवाइस कनेक्टेड है जो एक्चुअली उसकी जान बचा रहा है। ये डिवाइस बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि कार बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब वो कार की बैटरी उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर सप्लाई कर रही है। बिकॉज उस ब्लास्ट की वजह से अब टोनी की चेस्ट में कुछ श्रैपनल्स हैं जो कि उसके हार्ट तक जा रहे हैं, और उनको वहां तक पहुंचने से रोकने का काम कर रहा है यही वाला मैग्नेट। प्लस मुझे डिटेल काफी पसंद आई कि टोनी काफी टाइम से उस गुफा में था, लेकिन फिर भी उसका वेट लॉस इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसको एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रखी थी, जिससे वो उसको कॉन्स्टेंटली फीड कर रहे होंगे। फिर वो एनजी ट्यूब को बाहर निकालना, चेस्ट के ऊपर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, थोड़ा बहुत बॉडी हॉरर की तरफ इंक्लाइन करती है मूवी। लेकिन यहाँ पर टोनी की मुलाकात होती है येंसन से। येंसन बेसिकली अगले कुछ दिनों तक टोनी का असिस्टेंट, उसका ट्रांसलेटर और उसका दोस्त टाइप बन जाता है। और जब वहां पर 10 रिंग्स के लोग आते हैं तो वो टोनी से कहते हैं कि उनको एग्जैक्टली वैसी ही जेरिको मिसाइल चाहिए जैसी उसने कुछ देर पहले डिमॉन्स्ट्रेट करी थी। टोनी वो चीज करने से मना कर देता है, बट देन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसी के साथ वो शुरू करता है काम अपने मार्क 1 सूट पे। सबसे पहले वो बनाना शुरू करता है एक नया आर्क रिएक्टर। ये वही सेम टेक्नोलॉजी है जो उसके पास कैलिफोर्निया में एक बड़े से प्लांट में है। उसको वो मिनिएचराइज करता है और अपनी चेस्ट में लगा लेता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया डिटेल दिखाई गई है कि इस आर्क रिएक्टर को बनाने के लिए टोनी अपनी मिसाइल या अपने किसी डिवाइस में से पैलेडियम निकालता है। ये पैलेडियम से वो आर्क रिएक्टर बनाता है जो आगे जाकर उसको पैलेडियम पॉइजनिंग देने लगेगा आयरन मैन 2 में, और उसी को कॉम्बैट करने के लिए वो कुछ और भी करेगा। वो आयरन मैन 2 के टाइम बात करेंगे। खैर इनका सूट बनी रहा होता है, लेकिन क्योंकि हर कहीं कैमरास लगे हुए हैं तो 10 रिंग्स के जितने भी लोग हैं वो इन पे कड़ी नजर रखे हुए हैं, और तभी उनको नोटिस होता है कि टोनी स्टार्क कुछ अलग टाइप की चीज बना रहा है। और ये देखकर इन सब का लीडर ओमार वहां पे पहुंचता है, टोनी को कन्फ्रंट करता है और उसको कहता है मुझे कल तक तेरा पूरा वो जेरिको मिसाइल चाहिए। वो ऑलमोस्ट टेंसन को मार ही देता है, लेकिन टोनी कहता है मुझे उसकी जरूरत है। तो या मतलब ये टोनी स्टार्क के लिए सारी चीजें अब डिफिकल्ट हो चुकी है, एंड ही हैज टू फास्ट फॉरवर्ड व्हाटएवर ही वाज प्लानिंग। तो ये दोनों मिलके मार्क 1 सूट बनाते हैं, जिसको जब टोनी पहनना शुरू करता है तो 10 रिंग्स वालों को डाउट हो जाता है एंड दे कम फॉर हिम। तभी उनके बंकर का दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं और फिर और भी गार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। टोनी स्टार्क डज नॉट हैव इनफ टाइम क्योंकि लैपटॉप में चल रही है लोडिंग स्क्रीन, और ये देखकर येंसन कहता है कि मैं बचाएगा। वो एक बंदूक उठाता है, गुफा में भागने लगता है एंड ही सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ, और तब टोनी का सूट मार्क 1 तैयार है। अब ना ये पूरा का पूरा ओरिजिन काफी हद तक ब्रिलियंटली रिटन था, क्योंकि कॉमिक बुक एक्यूरेट तो है ही है, उसके साथ ही साथ इन्होंने इसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से बहुत बढ़िया अडैप्ट किया। बिकॉज कॉमिक बुक्स में क्या होता है, क्योंकि तब 1966 आई थिंक तब आयरन मैन की ओरिजिन कॉमिक बुक आई थी, तो उसमें वियतनाम वॉर चल रहा था, एंड इसी वजह से इन लोगों ने वियतनाम वॉर के हिसाब से टोनी स्टार्क की कहानी लिखी थी, दैट ही इज कैप्चर्ड बाय सम एशियन पीपल। और फिर वहां पर एक बंदा होता है, वोंग चू नाम था उसका शायद, वो क्या करता है, वो उसको कहता है कि भाई तू मेरे लिए वेपन्स बना। तो टोनी अपना मार्क 1 सूट बनाता है, यहां पर उसकी मदद करता है येंसन फिर से, लेकिन वो एशियन होता है वहां पे, और टोनी उस सूट को इनसे लड़ने के लिए नहीं पहनता। बेसिकली वहां पर आर्क रिएक्टर जैसा कुछ नहीं था, तो टोनी उस सूट को पहनता है अपनी जान बचाने के लिए। मतलब वो पूरा का पूरा सूट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, जो कि उस श्रैपनल को रोक के रखता है। लेकिन इस मूवी में दे केम अप विद इवन अ बेटर आइडिया ऑफ द आर्क रिएक्टर, और वो काफी बढ़िया लगा मुझे। तो टोनी स्टार्क गुफा से बाहर निकलता है, उसको येंसन मिलता है हु इज ऑलमोस्ट डेड। टोनी उसको कहता है कि चलो तुम्हें अपने परिवार से भी मिलना है, लेकिन येंसन उसको कहता है कि उसका परिवार ऑलरेडी मर चुका है, और वो टोनी को वो 4 शब्द बोलता है जो उसकी जिंदगी बदल के रख देंगे। Don't waste your life. तो टोनी स्टार्क गुफा से बाहर निकलता है, वहां पे जितने भी लोग हैं वो उस पे गोलियां बरसाए चले जा रहे हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड करता है, एंड देन थोड़ा वेट करने के बाद ही इज लाइक माय टर्न।
वो सबको उड़ाता है इंक्लूडिंग ओमार, जिसको थोड़ा बहुत डैमेज होता है बट ही डज नॉट डाई। खैर तो टोनी स्टार्क हर किसी को ब्लास्ट कर देता है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सबको उड़ाने के बाद वो अपने मिसाइल्स और अपने खुद के वेपन जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के उसने वहां पर देखे थे उनको उड़ाता है और बस फिर वो वहां से निकल जाता है। हालांकि उसका आर्क रिएक्टर उसको सिर्फ 15 मिनट तक सस्टेन कर सकता था इतने बड़े मार्क 1 को, तो वो थोड़ी दूर जाकर के गिर जाता है। लेकिन फिर उसको उसका दोस्त कर्नल रोड्स ढूंढ निकालता है एंड दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम यू सी टोनी स्टार्क जो कि अब अंदर से बदल चुका है, क्योंकि टोनी इज वन ऑफ दोस पीपल जो कि हमेशा आखिरी शब्द बोलना चाहते हैं। मतलब अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो वहां पे टोनी इज द वन जिसको आखिरी वर्ड बोलना ही है। लेकिन जब रोडी उसके पास आकर उससे कहता है कि फन वीक कैसी थी, तो ही डज नॉट से एनीथिंग, व्हिच टेल्स अस कि हाँ भले सरफेस पे वो वही टोनी स्टार्क है लेकिन अंदर से He has changed. टोनी अपने घर वापस पहुंचता है। उसके साथ वाले उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सिर्फ 2 चीजें मांगता है। पहला अमेरिकन चीज बर्गर और दूसरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीज बर्गर खाते खाते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे बस कहता है कि मैं अपने स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो वेपन्स डिवीजन है उसको बंद कर रहा हूं, बिकॉज उसने इतने टाइम तक अपने वेपन्स को मिसयूज होते हुए और उन्हीं के थ्रू बेगुनाह लोगों की जान जाते हुए देखा था। खैर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री हो जाती है फिल कोल्सन की, जो कि पेपर पॉट से मिल करके टोनी स्टार्क के बारे में कुछ बात करना चाहता है, लेकिन पेपर उसको कहते हैं कल आना। अब यहीं पर ओबेडाया स्टेन से टोनी की बातचीत होती है और कुछ इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन है। ओबेडाया उसको कहता है कि देखो हम लोग ये सब चीजें बंद नहीं कर सकते, वी आर आयरन मॉन्गर्स, जो एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं है, ये जानबूझ के डाला हुआ है क्योंकि एक ईस्टर एग है ओबेडाया स्टेन के कैरेक्टर को लेकर कॉमिक बुक्स में, जो कि आयरन मॉन्गर होता है। मतलब इस मूवी के एंड में जो तुम ओबेडाया स्टेन का बड़ा सा सूट देखते हो ना, उसको आयरन मॉन्गर कहा गया है। फिर वो कहते हैं कि ये जो टोनी ने किया है इस वजह से स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो 40 पॉइंट गिरने वाला है, बट अगले दिन हमको पता चलता है दैट इट हैज फॉलन ऑलमोस्ट 56 पॉइंट्स। फिर हम टोनी और पेपर के रिश्ते को और गहराता हुआ देख सकते हैं जब टोनी पेपर से उसका आर्क रिएक्टर चेंज करने को कहता है बिकॉज ही हैज मेड अ न्यू वन, और वो एक अपग्रेड है। हालांकि वो पेपर से कहता है कि इस पुराने वाले को डिस्ट्रॉय कर देना क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया रीलिव करना पसंद नहीं करता, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू बिकॉज टोनी कई सालों पहले जब MIT में होता है तो वो 2 रोबोट्स को इन्वेंट करता है और उन दोनों को उसने अभी तक अपने साथ रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया। और अगर जैसे ये कम है तो उसने अपने घर के बटलर, जिसको उसने बचपन में देखा होगा, इनफैक्ट उसका नाम भी जारविस ही है, अब इसको भी नॉस्टैल्जिया नहीं बोलेंगे क्या स्टार्क साहब? खैर टोनी के कहने के बाद भी पेपर उस आर्क रिएक्टर को फेंकती नहीं है बल्कि उसको टोनी को गिफ्ट कर देती है, प्रूविंग दैट टोनी स्टार्क डज हैव अ हार्ट। तो टोनी के दिमाग में एक आइडिया है क्योंकि उसने अपने वेपन्स डिवीजन को शट डाउन कर दिया, लेकिन वो फिर भी लोगों की मदद करना चाहता है। तो इस वजह से इसी मामले में वो जाता है कर्नल रोड से बात करने, जो उसका जिगरी दोस्त है। लेकिन रोड्स उसको कहता है कि अपने काम पे ध्यान दे भाई, जो तूने वेपन्स बंद कर दिए हैं उससे बहुत लोग तेरे खिलाफ उंगली उठा रहे हैं, मेरे पास मत आ। सो टोनी इज लाइक फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ। और इसके बाद हमको काफी बढ़िया मोन्टाज दिखाई जाती है जहां पर टोनी स्टार्क कभी 1%, कभी 2%, कभी 2.5% और फिर अपने आप को खुद भी इंजर कर रहा है। बट समहाउ ही हैज सक्सेसफुली मेड Mark II आयरन मैन सूट। और ये सीन ना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग इसमें आयरन मैन का सूट तो देख रहे हैं लेकिन ये पूरी तरह से कलरलेस है। तो वो जो क्रोम है ना, वो कहीं ना कहीं इसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज यू नो इट इज प्रिटी बैडएस। तो टोनी पहली फ्लाइट लेने की कोशिश करता है, हालांकि जारविस उसको वार्निंग देने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी बहुत फर्मली इस बात में बिलीव करता है कि Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. खैर तो थोड़ा बहुत उड़ने के बाद वो आसमान में जाता है एंड ही एनकाउंटर्स द आइस प्रॉब्लम। तो क्रैश होते होते बचने के बाद वो जैसे तैसे अपने घर वापस पहुंचता है, बट अल्टीमेटली एंड्स अप क्रैशिंग क्योंकि वो नीचे जाता है, अपनी गाड़ियां वाड़ियां ब्लो अप कर देता है और फिर उसको लगता है कि चलो ठीक है जो कुछ भी है। वो जारविस से बात करता है जो उस पूरे सूट को गोल्ड पेंट करने लगता है, लेकिन फिर थोड़े सार्केज्म लेटर ही कम्स डाउन टू रेड एंड गोल्ड, वो हॉट रॉड वाली थीम के ऊपर, और उसको दिखाई पड़ती है अपनी खुद की पार्टी जिसमें उसको इनवाइट ही नहीं किया गया एंड ही एंड्स अप क्रैशिंग वन मोर थिंग। तो पेपर से थोड़ा और बॉन्ड एस्टैब्लिश करने के बाद, कोल्सन को एक बार फिर से रास्ते से हटाने के बाद इसको मिलती है क्रिस्टीन एवरहार्ट, जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो इसको एक फोटो दिखाती है उसी सेम टाउन की जहां से इसका दोस्त येंसिन था। एंड टोनी के अंदर एक गुस्सा बबल अप करने लगता है, लेकिन तब उसे ओबेडाया स्टेन मिलता है जो उसको कहता है कि वही बंदा है जिसने उसके साथ गद्दारी करके उसे स्टार्क इंडस्ट्री से लॉकआउट करवाया।
तो टोनी कुछ नहीं सोचता, घर जाता है, अपने मार्क रिएक्टर को थोड़ा और टाइट करता है तो उसके रिपल्सर्स जो सिर्फ अभी तक उड़ने में उसकी मदद कर रहे थे अब वेपनाइज हो चुके हैं। वैसे शॉर्ट बर्स्ट टाइप की चीजों को फायर करने के काबिल बन जाते हैं, जिसके बाद टोनी स्टार्क का एक बहुत ही बैडएस टाइप का सूट अप सीन दिखाया जाता है जो आज भी 17 साल बाद तक होल्ड अप करता है। तो टोनी अपने मार्क 2 को लेकर पहुंच जाता है गुलमेरा अफगानिस्तान में, वहां पर कुछ टेररिस्ट को मारता है, कुछ लोग की जान बचाता है, एक टैंक को ब्लो अप करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम्स अभी बस शुरू हुई हैं, क्योंकि तब एंट्री होती है यूएस आर्मी के कुछ फाइटर जेट्स की, जिसका उसको सामना करना पड़ता है और वो भी नॉन लीथल तरीके से। रोडी से बात करने की कोशिश करता है बट उससे भी कोई मदद नहीं मिलती। एंड आई हैव टू एडमिट कि इतने सालों बाद मैं सीन को देख रहा हूं एंड इट स्टिल होल्ड्स अप प्रीटी वेल। मतलब हम लोगों ने मार्वल की रीसेंट मूवीज में इससे कई ज्यादा घटिया सीन्स देखे हुए हैं, लेकिन फिर बाद में हमको ये बात रिवील करी जाती है कि ओबेडाया स्टेन एक्चुअली में इतना ही नहीं इतना ज्यादा बड़ा गद्दार है, क्योंकि वो पूरे 10 रिंग्स के ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो मार के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुझको बोला था टोनी स्टार्क को जिंदा नहीं छोड़ने का, लेकिन तूने जिंदा छोड़ा और इस वजह से देख आज हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। वो उसके कान में एक सीटीसी बजाता है जिस वजह से वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है और फिर ओबेडाया स्टेन उस मार्क 1 को लेके वहां से निकल पड़ता है, किलिंग अप ऑल ऑफ हिज मेन। लेकिन हमको अभी पता चला कि ओमार एक्चुअली में मरा नहीं है, बिकॉज शायद उसको आर्मर वॉर्स के लिए प्लान किया गया था। अब इस मूवी या इस शो के साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं पता, बट ये रिसेंट न्यूज सुनने को मिली थी। इधर टोनी स्टार्क क्योंकि अब अपनी खुद की स्टार्क इंडस्ट्री से पूरी तरह से लॉकआउट हो चुका है, तो वो पेपर को कहता है कि देख तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो उसको एक ड्राइव देता है और कहता है कि इसको जाकर के बस पीसी में लगा देना और ये बाकी पूरा काम डाउनलोडिंग वाउनलोडिंग हैकिंग पैकिंग सब कर ली। पेपर इनिशियली मना करती है, लेकिन टोनी उसको थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करता है, कहता है देख मेरा और कोई है नहीं, और जब मैं वेपन्स बना रहा था तब तुम मेरा साथ दे रहे थे, अब मैं लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। पेपर उसको कहती है जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है वहां तेरी मौत निश्चिंत है बालक। आई मीन शी इज नॉट एंटायरली रॉन्ग, लेकिन वो कहानी किसी और दिन। पर वो टोनी उसको वही कहता है देख मेरे को पता चल गया है कि मेरी लाइफ का एक पर्पस है एंड फाइनली आई हैव फाउंड इट। और ये जो पूरा उसका पर्पस एक्चुअली ग्लोरियस पर्पस तो ये है क्योंकि टोनी स्टार्क इस पूरे पर्पस वाले बर्डन को अपने साथ कैरी करेगा अगले कई सालों तक। खैर तो पेपर स्टार्क इंडस्ट्रीज में घुसती है, वहां पहुंचकर उसको ये पता चलता है कि ओबेडाया स्टेन सिर्फ इतनी मक्कारी नहीं कर रहा बल्कि टोनी स्टार्क के अबडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था और उसने इनिशियली कहा था कि टोनी स्टार्क को जान से ही मार देना। प्लस उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज में ही सेक्टर 16 नाम का एक अंडरग्राउंड कुछ हिडन लैब वगैरह टाइप की बना रखी है जहां पर एक बड़ा सा सूट भी है। खैर तो पेपर वो सारा डेटा कॉपी कर लेती है। ओबेडाया स्टेन हालांकि वहां तक पहुंच जाता है लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि हुआ क्या, और जब तक वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता पेपर को मिल जाता है फिल कोल्सन जो उसकी जान बचा लेता है। खैर तो स्टेन इन सारी बातों से परेशान होकर अपने लैब के साइंटिस्टों के पास जाता है, उनको कहता है क्या हो रहा है आर्क रिएक्टर छोटे करने का, तो कहता है देखो साहब ये इम्पॉसिबल है। एंड यहीं पर ओबेडाया भाई टोनी की ग्लेजिंग कर देते हैं वही मशहूर डायलॉग बोल के, Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. Well, I'm sorry. I'm not Tony Stark. लेकिन ये जो साइंटिस्ट खड़ा हुआ है ना, इसकी शक्ल ध्यान से देखना और इस पे नजर रखना। खैर नजर तो क्या ही रखोगे, लेकिन यही वो हरामी साइंटिस्ट है जो आगे जाकर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में क्विंटन बेक के साथ मिलेगा। खैर तो ओबेडाया लूजेस ऑल हिज शिट। वो समझ जाता है कि भाई देखो स्टार्क रिएक्टर छोटा होने नहीं वाला और अब एक ही जगह जहां से वो मुझे मिल सकता है। तो वो टोनी के पास पहुंचता है, उसको कान में वही आवाज सुनाता है जिस वजह से वो टेम्परेरीली पैरालाइज हो जाता है और एक डिवाइस के थ्रू उसके आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है। अब टोनी पूरी तरह से श्योर हो चुका है कि सबसे बड़ा हरामी यही है और उसको रोकने के लिए टोनी के पास एक ही आर्क रिएक्टर बचा है, जो आयरॉनिकली उसने बोल दिया था पेपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया में नहीं जीता। लेकिन अब उसी आर्क रिएक्टर के पास पहुंचता है जिसको वो तोड़ने ही वाला था लेकिन पूरी तरह से फेल हो जाता है। और मुझे ये मूवमेंट पर्सनली बहुत पसंद है। खैर तो टोनी अपने पुराने आर्क रिएक्टर को एक बार फिर से लगाता है, अपना सूट लेता है। Next time, baby. और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पेपर जो है वो कोल्सन के साथ पहुंचती है कुछ एजेंट्स को लेकर उस लैब में सेक्टर 16 वाली, बट आयरन मॉन्गर इज रेडी। वो उन सबको मारता है, पेपर जैसे तैसे बाहर निकलती है, टोनी आता है, इन लोग के बीच में एक बड़ी सी फाइट होती है जहां पर टोनी का आर्क रिएक्टर क्योंकि अब पुराना है तो उसमें उतनी पावर है नहीं, इसी वजह से वो उसको पहले आइसिंग प्रॉब्लम करवाता है लेकिन फिर आकर के
अपने जो बड़ा वाला आर्क रिएक्टर है उसको ओवरलोड कराता है एंड देन ओबेडाया डाइज। खैर तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कोल्सन और उसकी पूरी टीम ने जो है टोनी स्टार्क के लिए एक एलिबाई प्लान किया हुआ है, उसको बस जा करके वो कार्ड्स रीड करने हैं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई टोनी स्टार्क जो है वो आयरन मैन से कुछ कनेक्शन हो सकता है उसका। और यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने ओबेडाया स्टेन को इस पूरे इंसिडेंट से दूर रखने के लिए बताया कि वो एक वेकेशन पे गया हुआ है जहां पर उसका प्लेन क्रैश हो गया एंड ही विल डाई, मतलब ऐसा बताएंगे कि अब वो मर गया। और यहीं पर हमको पता चलता है कि फिल कोल्सन जो है उसने अपनी पूरी एजेंसी का नाम अब छोटा कर दिया है, विच रीड्स शील्ड। खैर तो टोनी जाता है, अपने कार्ड्स वगैरह निकालता है, पढ़ना शुरू करता है, बट देन I am Iron Man. यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट्स का सिलसिला जो है मार्वल वालों ने यहीं से शुरू कर दिया था, बिकॉज इसके पोस्ट क्रेडिट में हम लोग सैमुअल एल जैक्सन के निक फ्यूरी को पहली बार देखते हैं, जो आकर के टोनी से कहता है आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द एवेंजर्स इनिशिएटिव। खैर तो यहाँ पर आयरन मैन 1 खत्म होती है, बट इस मूवी को देखकर ना ये समझ में, मैं मतलब जब रिवॉच कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आता जा रहा है कि इन लोगों ने कितने सारे सीड्स ऑलरेडी प्लांट कर दिए थे एक पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने का। दे हैड दिस इन माइंड कि हमको एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि उसके पूरे पेजेस इन लोगों ने इन्विजन नहीं किए, लेकिन फिर भी दे हैड दिस आइडिया। खैर दिस इज व्हाट इट वाज, और अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में।